दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान फैसला कुन दौर से गुजर रहा है और लग रहा था कि जैसे नए आर्मी चीफ आएंगे तो नया दौर शुरू होगा और पाकिस्तान में जो जारी जुल्म बर्बरियत है उसको कम किया जाएगा, लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी, हालात बेहतर होंगे। लेकिन अभी तक कुछ नहीं बदला और ऐसा लग रहा है कि जैसे बाजवा पॉलिसी का ही तसलसल है और वो तमाम जुल्म बर्बरियत की इंतहा की जा रही है। तो कुछ बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कि बिलाखिर इमरान खान ने भी खामोशी तोड़ डाली है। इमरान खान अगले वज़ीर आज़म पाकिस्तान ताकतवर हलकों ने कप्तान के आगे बाकायदा तौर पर सरेंडर कर दिया है, जिसने वज़ीर आज़म ऑफिस में बिजलियां गिरा दी हैं। और आज इमरान खान का कौम से अहम तरीन खिताब जिसमें उन्होंने रंदा फेर के रख दिया है, इस हवाले से एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। इस वक्त ज़मान पार्क में क्या चल रहा है और GHQ से इमरान खान को क्या पैगाम पहुंचाया गया है, ये अहम तरीन तफसीलात आपके सामने बमा हक़ाइक़ और बमा सबूत रखूंगा। और दूसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि आज कप्तान ने नए आर्मी चीफ को भी ना बख्शा, उनको खुली वार्निंग दे डाली है, जिसने इस वक्त तबले जंग बजा के रख दिया है और सूरत हाल मजीद कशीदा होती चली जा रही है। इस हवाले से भी अहम डिटेल्स आपके सामने रखनी है। और तीसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि जनरल बाजवा मुल्क से फरार होने जा रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है, पस मंजर क्या है, मैं आपके सामने तमाम सबूत रखूंगा कि कौन इसका फ्रंटमैन था, जनरल बाजवा के लिए कौन उनके लिए काम करता रहा यूरोपीय ममालिक में बैठकर। बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं कि उनके खिलाफ ऐसा क्या कुछ होने जा रहा है कि उनको इतना बड़ा फैसला करना पड़ा। और चौथी खबर के शहबाज शरीफ भी मैदान जंग छोड़कर भागे हैं और अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। आइंदा दिनों में क्या हो रहा है, वज़ीर आज़म ऑफिस में क्या हलचल है, ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन किराम, ये खबर आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि स्पीकर कौमी असम्बली का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफे मंजूर ना करने का फैसला। इस्तीफे मंजूर करने का तरीकाकार और कुछ कवायद ज़वाबित हैं, जब तक तसल्ली नहीं होगी इस्तीफे कबूल नहीं करूंगा, ये कौमी असम्बली के जो स्पीकर हैं उन्होंने कहा है। और उनकी जानिब से मजीद ये कहा गया है कि मुझे इल्म है कि इस पर दबाव है तो मैं तमाम इस्तीफे कबूल नहीं करूंगा, क्योंकि ये अभी तक लॉजिस में बैठे हैं, इमरात ले रहे हैं, पैगाम भेजते हैं कि स्पीकर साहब हमारा इस्तीफा कबूल ना करें। तो ऐसे हालात में बहुत सोचना पड़ता है। तो वक्को करता हूं कि मेंबरान पार्लियामेंट में आए और नुमाइंदगी का हक अदा करें। और दूसरी जानिब चौधरी परवेज राही जो हैं वो इमरान खान को ये ब्लैकमेल कर रहे हैं कि अगर आप हमें अगले 5 साल के लिए भी वज़ीर आला पंजाब बनाते हैं तो हम असम्बलियां तोड़ देंगे, अदरवाइज हम असम्बलियां नहीं तोड़ेंगे। चौधरी परवेज राही जो हैं वो इमरान खान के खिलाफ खड़े हो चुके हैं, उनको सरप्राइज देना चाहते हैं और सरप्राइज की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं कि अगर इमरान खान साहब असम्बलियां तहलील करने का ऐलान करते हैं, अगर खान साहब को असम्बलियां तहलील जो है उसके मौके के ऊपर इनको सरप्राइज दिया जाता है तो प्राइज भी किसी को नहीं मिलेगा। इमरान खान के पास मुतबादिल प्लान्स मौजूद हैं और फिर चौधरी परवेज राही की सियासत ऐसे खुड्डे लैन लगा देंगे इमरान खान साहब कि इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। जहांगीर तरीन, अलीम खान, इन सब का हाल जो है वो आपके सामने है। अब आज के शहबाज शरीफ भी मैदान जंग छोड़कर भाग चुके हैं और अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। और आइंदा दिनों में क्या कुछ हो सकता है जरा आपके सामने अहम तरीन तफसीलात रखता हूं। देखिए नाज़रीन किराम, हुकूमत ने इमरान खान को बैकडोर मुज़ाकरात की दावत दी और ये दरख्वास्त की कि इमरान खान साहब जो है वो आप असम्बलियां ना तोड़ें, क्योंकि हमारे पास फंड्स नहीं है अगले इलेक्शंस करवाने के और मुआशी हालात इस कदर खराब हैं कि हम इलेक्शन फौरी तौर पर नहीं करवा सकते। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुल्क टेक्निकली तौर पर डिफॉल्ट हो चुका है, हुकूमत हमसे छुपा रही है और पाकिस्तान में करेंसी बहरान पैदा होने जा रहा है। और ये जो इस वक्त मामला आपको दिखाए जा रहे हैं ये बिल्कुल हकाइक के बरअक्स हैं। तो इमरान खान को कहा गया कि जनाब आप हमारा साथ दें और आप हमारा साथ देंगे तो मुल्क जो है वो माशी बहरान से निकल सकता है। लेकिन इमरान खान ने दो टोक मौक़िफ़ अपनाया है कि पहले इंतखाबात की तारीख दें, फिर हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं और फिर हम आपके साथ हर तरह की मुज़ाकरात और मामलात
जो है वो तय कर लेंगे। तो अब जनाब इमान जो खबर है बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको मैं स्क्रीन के ऊपर भी दिखा देता हूं कि शहबाज शरीफ का नून लीग के वर्कर्स को मुतहरिक करने का फैसला, मुल्क गिर वर्कर्स कन्वेंशन का सिलसिला शुरू हो जाएगा और 11 से 17 दिसंबर तक वर्कर्स कन्वेंशन के इनेकाद का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। और ये बताया गया है जो सूबाई अहदेदार हैं उनको हदायत जारी की है कि आज रावलपिंडी, सियालकोट और शेरगढ़ बरदान में नून लीग के वर्कर कन्वेंशन होंगे। 13 दिसंबर को इस्लामाबाद में वर्कर कन्वेंशन होगा जिसके लिए तारिक फजल चौधरी को जिम्मेदारियां दी गई हैं। 14 दिसंबर को लाहौर में वर्कर कन्वेंशन होगा। तो इस तरह से जनाब इमान ये वर्कर्स कन्वेंशन जो है वो ये सारा मामला है। और पंजाब असेंबली की तहलील होने की सूरत में नवाज शरीफ से फौरी वापस आने की दरख्वास्त भी की गई है और नून लीग के मेंबरान ने जल्द इलेक्शन की सूरत में क़यादत को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह भी कर दिया है, जिसके तहत पंजाब असेंबली की तहलील की सूरत में नवाज शरीफ वतन वापस आए और वो खुद आकर जनाब इमान अपनी कैंपेन को रन करें और नवाज शरीफ का पाकिस्तान आने पर लाहौर एयरपोर्ट पर इस्तकबाल भी किया जाएगा। अब अगर असेंबली में तहलील होती है तो नवाज शरीफ लाहौर एयरपोर्ट पर आएंगे और वहां पर वो जीटी रोड का कोई वो वहां पर अपना वहां पर रैली निकालेंगे और वहां पर धरना ऐसे कह सकते हैं, लॉन्ग मार्च कह सकते हैं और अपनी वो स्ट्रेंथ शो करने की कोशिश करेंगे। तो ये मामला है कि इन्होंने इलेक्शंस की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जब मुल्क टोटली डिफॉल्ट हो चुका है, इनके हाथ से गेम निकल रही है, नवाज शरीफ को वतन वापस बुलाकर उनको NRO 2 देकर ये जनाब असेंबलियां तहलील कर देंगे और ये सारा मलबा जो है वो निगरान सेटअप को लंबा करने की कोशिश की जा रही है कि 1 साल का निगरान सेटअप लाकर हम जनाब सारा मलबा निगरान हुकूमत पे गिराकर अपनी जो बयानिया है वो बिल्डअप करने की कोशिश करें। अब जो इमरान खान साहब ने आज एक बहुत अहम खिताब किया है और वो खिताब बड़ा इंपॉर्टेंट था और ऐसा लग रहा था कि जैसे एक मुल्क का वज़ीर आज़म जो है वो कौम से खिताब कर रहा है और वो उनको समझा रहा है कि मेरे मुल्क के हालात ऐसे हैं। और आज इमरान खान ने वज़ीर आज़म हाउस में जो बिजलियां गिरा दी हैं और कप्तान ने नए आर्मी चीफ को भी ना बख्शा, आज उनको भी खुली वार्निंग दे दी गई है। ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखता हूं, लेकिन इस खिताब से पहले नाज़रीन इकराम अब जो मामला है कि ज़मान पार्क में कुछ अहम शख्सियात की एंट्री हुई। इजाज़ुल हक जो कि इस्टेब्लिशमेंट के बहुत बड़े तर्जुमान हैं, अब ऐसे के कासिद हैं GHQ के, तो ये कहना गलत नहीं होगा। ताकतवर हलकों ने या ताकतवर शख्सियत ने इमरान खान को इजाज़ुल हक के जरिए कुछ पैगामात पहुंचाए और उसमें एक मामला था कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम पैदा करें, असम्बलियां भी तहलील ना करें, ये सारा मामला थे और पाकिस्तान उनको बताया गया कि पाकिस्तान टेक्निकल तौर पर डिफॉल्ट हो चुका है। देखिए खान साहब ने कहा कि हमारा मुल्क डिफॉल्ट करने जा रहा है, डॉलर्स की इनकम रुक जाएगी और जिस तरफ मुल्क जा रहा है मैं आज कौम को आगाह करने आया हूं। इन्होंने कहा कि 30 साल से PDM के लीडरांस जो है वो मुल्क को लूट रहे हैं और नून लीग का और शरीफ खानदान का जो फ्रंट मैन था वो इसहाक डार है और अगर मुल्क डिफॉल्ट कर गया तो हमारी इन्वेस्टमेंट भी रुक जाएगी। और फिर इमरान खान ने कहा कि जब हम 2022 में मुल्क छोड़कर गए थे तो उस वक्त मुल्क जो है वो 6% से तरक्की कर रहा था और ये सब कुछ मार्शल के दौर में होता था, क्योंकि जब अयूब खान का दौर था तो हम अमेरिका की जंग में शिरकत हमने की और सोवियत यूनियन की जंग में हमने शिरकत की, तो और डॉलर्स अमेरिका हमें पाकिस्तान भेजता था, तो उन डॉलर्स के आने से पाकिस्तान की इकॉनमी जो है बेहतर हो रही थी। लेकिन हमारे दौर में डॉलर्स नहीं आए और हमने अमेरिका से डॉलर नहीं लिए, तो हमने मुल्क को अपने पांव पर फिर भी खड़ा किया और पाकिस्तान में फिर इमरान खान साहब ने इकोनॉमिक अपने जो अपने दौर के उनके इकोनॉमिक सेक्टर फिगर थे वो बताए कि मेरे दौर में मुल्क ऐसे तरक्की कर रहा था, रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन थी, रिकॉर्ड फॉरेन रिजर्व थे, पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स जो हैं वो रिकॉर्ड बढ़ रही थी। लेकिन इनके दौर में ये सारा कुछ बंद हो चुका है और हमने 6 डैम्स बनाई, हेल्थ कार्ड का इजरा किया, लेकिन इनके दौर में इन सारी चीजों को बंद कर दिया गया। इमरान खान ने फिर एस्टेब्लिशमेंट से पूछा, उन्होंने सवाल किया कि आप इनको लेकर आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे, आपको फिक्र नहीं है कि पाकिस्तान किधर जा रहा है? मैं इलेक्शन की बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए बात कर रहा हूं। इलेक्शन जब भी होंगे हम जीतेंगे, लेकिन मुझे खौफ है कि जितनी देर इस मुल्क में इलेक्शन को देर किया जाएगा पाकिस्तान में मुआशी बहरान बढ़ेगा और जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पैदा नहीं होगी तो मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम भी पैदा नहीं हो सकता। इमरान खान ने फिर इनकी साजिशों से कौम को बताया। उन्होंने कहा कि अब ये मैच नहीं खेल सकते और अब ये कोशिश क्या कर रहे हैं। देखिए सारे मुल्क में 75% इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जीते, ज़िमनी इंतखाब जो हुए, और नवाज शरीफ उल्टा भी लटक जाए तो ये इलेक्शन नहीं जीत सकता, क्योंकि जो इलेक्शन हुए ज़िमनी इंतखाब पावर हाउसेस इनके साथ थी, एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ थी, लेकिन ये फिर भी इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हार गए, तो लिहाजा अब इसको ये डिले करने की कोशिश करेंगे। इमरान खान ने कहा कि अब इनकी कोशिश ये है कि NRO 2 देकर नवाज शरीफ को वतन वापस बुलाया जाए और उनको अहल करके इमरान खान को अहल ना अहल करने की कोशिशें हो रही हैं। ये सारा मामला इमरान खान साहब ने बड़ा कसर क्लियर कर दिया। फिर इमरान खान साहब ने कुछ सवालात किए सहाफियों ने, फिर इमरान खान साहब आते हैं नए आर्मी चीफ के मामले के ऊपर। उनसे उन्होंने कहा कि अपना अब नया वक्त शुरू हुआ है, अब नए आर्मी चीफ
چیف آئے ہیں اور یہ نہیں ہو سکتا کہ قوم اور فوج کے درمیان دوریاں پیدا ہوں جیسے جنرل باجوہ کے دور میں ہوا ہے اور ایک پولیٹیکل پارٹی کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی ہے۔ عمران خان سے پھر سوال پوچھا گیا کہ کیا نئے آرمی چیف کے آنے سے کیا چینج آئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے پاکستان میں ابھی تک کوئی چینج مجھے نئے آرمی چیف کے آنے سے نظر نہیں آیا، لیکن بڑی تعریف جنرل عاصم کی سنی ہے، ہم ان سے اچھے کی امید لگائے بیٹھے ہیں اور ادارے ملک کا سوچیں، اپنا نہ سوچیں اور ملک کو الیکشنز کی طرف لے کر جائیں۔ یہ عمران خان صاحب نے بڑا کرسٹل کلیئر کیٹیگوریکلی دو ٹوک پیغام دیا ہے نئے آرمی چیف کو بھی کہ آپ ملک کا سوچیں، اور اس وقت ملک جو ہے وہ معاشی بحران سے گزر رہا ہے۔ یہ ایک بہت اہم خطاب تھا عمران خان صاحب کا، اور انہوں نے نئے آرمی چیف سے لے کر سب کو رگڑا لگایا ہے، اور پھر ان سے انہوں نے دو ٹوک پیغام دے دیا ہے جی ایچ کیو کو اور پنڈی بوائز کو، اور لگ رہا ہے کہ ملک جو ہے وہ جیسے الیکشن کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اور آج کا عمران خان کا جو خطاب تھا اس نے یہ واضح کیا ہے کہ بیک ڈورز کے اوپر عمران خان صاحب کو کچھ یقین دہانیاں اور ان کے ساتھ کچھ معاملات جو ہیں وہ طے کیے گئے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے خبر رکھتا ہوں کہ جنرل باجوہ ملک سے فرار، اور وجہ کیا ہے، پس منظر کیا ہے، یہ اتنا بڑا فیصلہ ان کو کیوں کرنا پڑا۔ دیکھیں ناظرین کرام، ارشد شریف کو جب شہید کیا گیا 23 اکتوبر 2022 کو، تو ان کی والدہ نے 8 فوجی افسران کے نام جو ہیں، 6 سے 8 فوجی افسران تھے، ان کے نام جو ہیں وہ ایف آئی آر کے لیے نامزد کرنے کا کہا، جس میں جنرل باجوہ کا نام، ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم، میجر جنرل فیصل نصیر، بریگیڈیئر فہیم سیکٹر کمانڈر جو اسلام آباد ہیں، اور پھر بریگیڈیئر شفیق کا نام اس میں رکھا گیا، کرنل نعمان اور جو ہیں آئی ایس آئی سے ان کا تعلق ہے، ان کا نام جو ہے وہ ایف آئی آر میں نامزد کیا گیا کہ ان 6 لوگوں نے میرے بیٹے کو قتل کروایا ہے۔ یہ ارشد شریف کی والدہ نے ایک پوری رپورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو دی۔ تو اس سارے معاملے میں ناظرین کرام اب جو کھیل کھیلا گیا ہے جنرل باجوہ کی جانب سے، ذرا آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ان کا فرنٹ مین کون ہے اور وہ کیسے ملک سے فرار ہونے جا رہے ہیں۔ دیکھیں ناظرین کرام، جنرل باجوہ ملک سے دولت بنا کر ویسٹرن کنٹریز میں منتقل کرتے رہے۔ 2016 سے 2017 تک جب جنرل باجوہ ملک میں معیشت پر سیمینار کروا رہے تھے، اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کے متحد، تو جناب من اس وقت یہ اپنے اثاثے جو ہیں وہ ملک سے باہر منتقل کر رہے تھے، جس میں دبئی اور یورپی ممالک جو ہیں وہ سر فہرست ہیں۔ دبئی میں انہوں نے اپنی کمپنیز کو بھی جو ہے وہ لانچ کیا، کمرشل پلاٹس خریدے، وہاں پر اپنی پراپرٹیز قائم کی، اور یورپی کنٹریز میں بھی انہوں نے وہاں پر انویسٹمنٹ کی، اور یورپی ملک کی نیشنلٹی بھی انہوں نے لینے کی کوشش کی اور وہاں کی نیشنلٹی لے رہے تھے۔ اور 2019 سے 2021 میں تک انہوں نے فارن کرنسی اکاؤنٹس بھی کھولے، اور فارن کرنسی اکاؤنٹ ہوتے ہیں کہ انہوں نے ڈالرز کے اندر اپنی رقم بنائی، اور 254 ملین روپے کی اثاثے جو ہیں وہ صابر حمید، جو کہ صابر مٹھو جن کا نام ہے، اور وہ ان کے سمدھی ہیں جنرل باجوہ کے، تو صابر مٹھو کی بیوی نے ملک سے باہر 254 ملین روپے کے اثاثے بنائے، اور 2018 میں صابر حمید نے متحدہ عرب امارات میں پراپرٹیز خریدی اور دبئی میں بھی فارن کرنسی اکاؤنٹ کھولے۔ 2019 میں صابر حمید پھر یہ کام کرتے رہے اور یورپ کے شہر مالٹا کی نیشنلٹی کے لیے انہوں نے اپلائی کیا، تاکہ وہاں پر انہوں نے کچھ ملینز کی انویسٹمنٹ بھی کی تاکہ ان کو وہاں کی نیشنلٹی ملے، جو کہ ان کو مل چکی ہوگی، اور شہریت اس وجہ سے لی گئی تاکہ وہ بعد میں ملک سے باہر جا کر جنرل باجوہ کے سمیت اپنی فیملی کے سمیت ایڈجسٹمنٹ کر سکیں۔ تو یہ سارا معاملہ تھا، ان کے فرنٹ مین تھے صابر حمید صاحب، اور جنرل باجوہ نے کرپشن کر کے سارا ملک کا پیسہ مبینہ طور پر باہر جو ہے اپنے ساتھ سے باہر منتقل کیے، اور اب یہ باہر جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ نیشنلٹی ان کے پاس موجود ہے یورپ کی، اور وہاں پر فرنٹ مین ان کا صابر حمید تھا، اور یہ اب سے کچھ دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ ملک سے فرار ہو جائیں گے۔ تو یہ تمام تفصیلات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اس چینل کا اپنا لازمی خیال رکھنا ہے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔